सो दिस इज दिस क्लियर नाउ? यहां पे एक मिस्टेक हो गई थी. मिस्टेक वाज दिस, हम लोग इसको 10 lakhs लिख चुके थे. दिस वाज अ क्लेरिकल एरर वी मेड. So I explained you there were two outgoing asset in transaction number 6. One is cash and one is old asset. So 50,000 का कैश जा रहा है, ओल्ड एसेट जा रहा है 10 lakhs का, तो इनकमिंग एसेट रिकॉर्ड होगा 10,50,000 पे. चलो डन. कैन बी प्रोसीड फर्दर? ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट. एनी अदर डाउट्स? Fine, we can now proceed. Doubts के लिए ना I would prefer if you go to our website, I'll tell you whenever you have any doubts, go to our website sirsharma.com. तुम ऐप से भी वेबसाइट पे जा सकते हो. गो टू sirsharma.com. होम पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, व्हेन यू स्क्रॉल डाउन ऑन होम पेज, मैं तुमको एग्जैक्टली बताता हूँ कहाँ पे तुम्हारे डाउट्स रखा करो. दिस इज द होम पेज. इट विल ओपन व्हेन यू टाइप sirsharma.com. टुवर्ड्स द एंड यू विल फाइंड दिस लाइब्रेरी. थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो लाइब्रेरी सेक्शन मिलेगा. ये लाइब्रेरी सेक्शन को क्लिक करोगे तो यू विल गो टू लाइब्रेरी पेज. ऑन दिस लाइब्रेरी पेज एकदम लास्ट में चले जाओ, टुवर्ड्स द एंड एकदम नीचे जाओगे ना तो यहां पे है तुम्हारे पास एक आस्क योर डाउट्स. You have this ask your doubts. You can put your doubts here. क्योंकि वो जो तुम चैट बॉक्स पे डाउट्स जो सेंड करता है ना कोई भी स्टूडेंट, तो वो फिर वो वहां से मेरे को डिलीवर करते हैं, स्टाफ डिलीवर करते हैं, ऐप असिस्टेंट्स जो भी है वो लोग डिलीवर करते हैं. और ये जो तुम भेजोगे ना तो ये डायरेक्टली मेरे को मिलेगा, ये डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा. एंड आई कैन कभी अगर स्टाफ भूल जाता है ना वो तुम्हारा डाउट्स मेरे को सेंड करना, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं हो पाता है. और ये सेंड करोगे ना तो डायरेक्टली मेरे पास आएगा. ये कोई भी स्टूडेंट ये डाउट सेंड करता है, दैट रीचेस टू मी डायरेक्टली, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टाफ भूल जाए उसको मेरे को सेंड करना, तो नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स नहीं भी क्लियर हो. सो ये यहाँ से किया करो. और ये लाइब्रेरी सेक्शन पे जाओगे ना तो यहाँ पे है ना, अभी ये सीए फाइनल का भी एमसीक्यू टेस्ट में यहाँ पे लाइव कर दूंगा. तो ये तुम्हारे जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे ना, रजिस्टर कर लेना एमसीक्यूज टेस्ट के लिए, और यहाँ से एमसीक्यूज का टेस्ट देते जाना. और दूसरा यहाँ पे लाइब्रेरी सेक्शन में यू कैन गो टू सीए फाइनल लाइब्रेरी, CFC, CA final and CA enter. When you click CA final, you will go to CA final library page. This is CA final library page. On this, ये तुम्हारे समरी लेक्चर्स जो होते हैं ना, जो यूट्यूब पे प्रीमियर होते हैं, जैसे ही फुल लेक्चर फाइनल समरी, वो डे वाइज नहीं, फाइनल समरी वो यहाँ पे आ जाती है. प्लस यहाँ पे बाकी रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, तो यहाँ पे तुमको रिवीजन लेक्चर्स मिलते रहेंगे. यू विल गेट द रिवीजन लेक्चर्स. दिस इज डेप्रीसिएशन गाइडेंस नोट. इफ एट ऑल इन ऑफिस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डेप्रीसिएशन के अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो ये शेड्यूल टू गाइडेंस नोट है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है. फिर एक इंडियस 36 फुल्ली पूरा टॉपिक अपलोड किया हुआ है. दीज आर सम हैंड रिटन नोट्स. अभी इसमें और आगे अपलोड नहीं किया, बट देर आर सम हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो अपलोडेड हियर. सो दिस इज ऑल यू विल गेट इन लाइब्रेरी सेक्शन. लाइब्रेरी सेक्शन से टच में रहना, क्योंकि काफ़ी फ्री रिसोर्सेज इधर आते रहेंगे. यू विल फाइंड मेनी फ्री रिसोर्सेज हियर. और डाउट्स पूछने के लिए मैंने बता दिया, तुम सीधा लाइब्रेरी में जाओ. सीए फाइनल में आने की ज़रूरत नहीं है.
लाइब्रेरी वाले पेज पे जाओगे, टूवर्ड्स द एंड आस्क योर डाउट्स है तुम्हारे पास। और अच्छे डाउट्स जो होते हैं ना बच्चों के, जो अच्छे डाउट्स होते हैं, देखो यहाँ पे आस्क योर डाउट्स है, जो अच्छे डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे पब्लिश भी करते हैं हम लोग। Replies to doubts asked by students, unique questions will be uploaded here. If your question is good, unique, which will be useful to other students also, then it will be uploaded here, and it will be uploaded here with your name. जैसे यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स का, so it will be uploaded with your name. Fine. So Simran, we made a mistake एक अपने मिस्टेक हो गई थी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में, और उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में है ना, हमने कैश भी दिया था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये कैश क्रेडिट करना मैं भूल गया। सो ट्रांजैक्शन नंबर 6 में 2 कैश लिख दो और यहाँ पे 10,50,000 लिख दो। रेक्टिफाई दिस बिकॉज देयर आर वेल 2 आउटगोइंग एसेट्स, 2 आउटगोइंग एसेट्स है अपने पास। ऑल राइट। एंड बीमार होने का छुट्टी नहीं लेने का। यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम होम, लाइव लेक्चर्स फ्रॉम होम, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेक्चर ओपन करो और लिखते जाओ, तुमको कोई ट्रैवल नहीं करना है। यू डोंट हैव टू ट्रैवल। और सीए कोर्स में ये सब काम नहीं आता, इमोशंस काम नहीं आते। माई डॉटर इज नॉट वेल, शी हैज गॉन फॉर सीए इंटर लेक्चर्स टुडे। क्लासरूम में उसको क्लासरूम, शी इज अटेंडिंग इन क्लासरूम। फाउंडेशन शी अटेंडेड ऑनलाइन लाइव ऑल लेक्चर्स, पर अभी इंटर में क्लासरूम में शी इज अटेंडिंग। सो आज बीमार है 2 दिन से, बट शी हैज टू गो। सो सीए में ये सब कुछ नहीं चलता है। मैं तुम लोग को अगर बोलता हूं आने का है, तो आई गिव द सेम ट्रीटमेंट टू माई किड्स ऑल्सो, एंड यू आर लाइक माई किड्स ओनली। सो कोई छुट्टी उट्टी नहीं मारने का। चलो टेस्ट योर नॉलेज पे आ जाते। वी वर डूइंग टेस्ट योर नॉलेज। हम लोग टेस्ट योर नॉलेज पे थे इंडियस 40 के। अब ये टेस्ट योर नॉलेज का हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, इवन क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया था। 5th और 6th 2 ही क्वेश्चन बाकी है, तो पहले अभी 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। First we will complete question number 6. X Limited owned a land property whose future value use was not determined as at 31st March 2000 X Limited के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज डिटरमाइंड नहीं है। How should the property be classified in the books as on 31st March 2000 प्रॉपर्टी विथ अनडिटरमाइंड यूज, एवरीबडी नोज वेरी वेल। प्रॉपर्टी विथ अनडिटरमाइंड यूज, अरे जो प्रॉपर्टी का यूज डिटरमाइंड नहीं होता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हैं फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस। सो टू दिस एक्सटेंट द आंसर इज वेरी क्लियर। यहां तक अपना आंसर एकदम क्लियर है। एनी प्रॉपर्टी विथ अनडिटरमाइंड यूज, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कैपिटल एप्रिसिएशन चल रहा है। सो ये वाला पार्ट जो आंसर का है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये अपने लिए क्लियर है। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। लिखो, राइट डाउन। टेस्ट योर नॉलेज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट 1, पार्ट 2 अभी हमने पढ़ा नहीं है। पार्ट 1 इज एकदम क्लियर। एज पर इंडियाज 40, एज पर इंडियाज 40, any land held for undetermined future use, any land held for undetermined future use, held for undetermined future use
should be classified any land held for undetermined use should be classified as investment property in the given case. Land would be regarded as investment property held for capital appreciation. Held for capital appreciation as on as on 31st March 2000 X1. Held for capital appreciation as on 31st March 2000 X1. So part 1 of the solution is complete. ये अपना solution का part 1 है. Part 1 of the solution is complete. Now part 2 of the solution. ये हम लोग पढ़ते हैं. तो पहले वाले पार्ट में तो कुछ था ही नहीं. सिर्फ प्रॉब्लम टॉपिक समझने में नहीं होगी. प्रॉब्लम मेरे साथ जब टॉपिक करोगे तो आ जाएगा. मॉड्यूल के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आरटीपी एमटीपी सब कर पाओगे. प्रॉब्लम आती है जब सिलेबस कंप्लीट होता है, पूरा सिलेबस एक साथ गैदर करना होता है. वो रिवीजन का काम तो तुम्हारा होता है, वो काम वहां पे तो मेरा काम खत्म हो जाता है. चलो सेकेंड पार्ट ऑफ द ये पहला पार्ट 1 था प्रॉब्लम का. नाउ सेकेंड पार्ट. और वो फुल रिवीजन तभी हो पाता है जब डे 1 से तुम रिवाइज करते रहते हो. ड्यूरिंग जून 2000 X1 X Limited commenced construction of office building on it. ये जो जमीन थी ना उसके पास, X Limited के पास जो जमीन थी उसका वो अनडिटरमाइंड यूज के लिए रखा था. कौन से डेट को? 31 मार्च X1 तक तो वो अनडिटरमाइंड यूज के लिए था. 31 मार्च के बाद अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून मंथ आया. जून मंथ में X Limited ने वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुरू कर दी फॉर इट्स ओन यूज. रिज्यूमिंग दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एक खुद के यूज के लिए. ड्यूरिंग 2000 X1 X Limited ने वही जमीन पे ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया खुद के यूज के लिए. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस 31 मार्च 2000 X2 तक, अगले साल के एंड तक. पहला साल तो क्या था? 31 मार्च X1. 31 मार्च X1 को तो लैंड अनडिटरमाइंड यूज के लिए पड़ी थी अपने पास, तो हमने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोला. फिर जून X1 में यहां पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया और वो कंस्ट्रक्शन 31 मार्च X2 तक स्टिल प्रोग्रेस में है. दिस वर्क इज इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस, अभी तक काम हुआ नहीं है. अब इससे रिलेटेड अपने को केस स्टडी पूछते हैं. हाउ शुड लैंड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड बाय X Limited इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च X2? सी कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, उसका रिक्लासिफिकेशन हो सकता है. लैंड वॉज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो अगर कोई भी
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और अगर हम लोग ये डिसाइड करें कि हम लोग उसको अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो फिर वो ट्रांसफर का केस बन जाता है. सो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी रिक्लासिफाइड टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और जब भी हम लोग उसको रिक्लासिफाई करते हैं तो जो भी कैरिंग अमाउंट है बुक्स में वो कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होता है, वो कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर पॉसिबल है. लेकिन 31 मार्च X2 के दिन, जिस दिन हम लोग अगले साल का 31 मार्च X2 का जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्डिंग अभी तक इनकम्प्लीट है. एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है. हाँ, वो बोलता है कि ये बिल्डिंग बना के वो खुद के यूज के लिए, खुद के ऑफिस के लिए यूज करेगा, खुद के बिजनेस के लिए यूज करेगा. तो हम लोग इसको रिक्लासिफाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. 31 मार्च को हम लोग इसको रिक्लासिफाई कर सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपी एट कैरिंग अमाउंट. सो ये पॉइंट नंबर ए के हिसाब से इट कैन बी रिक्लासिफाइड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपीई. अब पॉइंट नंबर बी में क्या बोलते हैं? विल देयर बी ए चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन यूज? बोलो आंसर तुम लोग ही बोलो, यस और नो. कैरिंग अमाउंट में कोई चेंजेस आएगा क्या जब भी ट्रांसफर करेंगे? तो विल देयर बी एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट? यस, आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल. विल देयर बी ए चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन यूज? रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन यूज. सो देयर विल बी नो चेंज इन कैरिंग अमाउंट. जो कैरिंग अमाउंट है वो कैरिंग अमाउंट पे ही ट्रांसफर होगा. So answer is no. Whether the change in classification to or from investment property is change in accounting policy to be accounted in accordance with Ind AS accounting policies, changes in accounting estimates and errors. जो तुमको CA इंटर में AS 5 था ना, उसके जगह पे CA फाइनल में Ind AS 8 है. तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किया था, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, प्रायर पीरियड आइटम, तो वो वाला स्टैंडर्ड का नंबर यहाँ पे इंडिया सेट है. तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये जो क्लासिफिकेशन बदलता है, बोलते हैं इज दिस अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? सी, ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है. ये क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होना, ये कोई खाली क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, कोई पॉलिसी थोड़ी बदल रहे हैं हम लोग. पॉलिसी का मतलब होता है मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मेथड टू बी फॉलोड फॉर अ रूल. कोई भी अकाउंटिंग रूल को फॉलो करने का जो मेथड होता है उसको पॉलिसी बोलते हैं. सो यहाँ पे कोई मेथड थोड़ी बदल रहा है. प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी का जैसे मेजरमेंट हो रहा था आगे भी वैसे ही होने वाला है. सो दिस चेंज इन क्लासिफिकेशन is not a change in accounting estimate. Sorry, this is not a change in accounting policy. Estimate नहीं, उन्होंने पूछा is this a change in accounting policy? So this is not a change in accounting policy. कोई change in accounting policy नहीं. अगर change in accounting policy होती है तो retrospectively बदलना पड़ता. So ये कोई change in accounting policy नहीं है. So इसको हम लोगों को इंडिया सेट में डील ही नहीं करना है, खाली हेड चेंज होता है और कुछ नहीं. लास्ट इज वुड योर आंसर टू ए अबाउ? ए अबाउ का मतलब ये पहला वाला आंसर, सबसे पहला वाला आंसर ये. वुड योर आंसर टू ए अबाउ वुड बी डिफरेंट इफ देयर वेर टू बी ए मैनेजमेंट इंटेंशन टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर ओन यूज. हाउएवर नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज प्लान्ड टिल 31 मार्च X2. खाली मैनेजमेंट का इंटेंशन होना कि हम इसको अपने ऑफिस यूज के लिए रखेंगे और कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं कर रहे हैं, तो वो केस में मैं इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो तब बनेगी जब मेरे को एक्चुअल एक्शन दिखेगा. अगर एक्चुअल एक्शन नहीं दिखा है और मैनेजमेंट बोलता है कि यहाँ पे बिल्डिंग बना के खुद के बिजनेस के लिए यूज करेंगे, तो बिल्डिंग बनी ही नहीं है. अगर बिल्डिंग बनी नहीं है तो फिर ये लैंड जो पड़ी है ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए पड़ी है. अगर बिल्डिंग बनी नहीं है तो ये जमीन अभी तक कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होते जा रहा है, तो वो केस में इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट नहीं करेंगे.
वो केस में इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। तो तुम्हारा एक केस स्टडी का क्वेश्चन हो गया। दिस इज अ केस स्टडी क्वेश्चन। सो देख लो, पूरा केस स्टडी अब अपने को क्लियर है। एंटायर केस स्टडी इज क्लियर टू अस। ऑन 31st मार्च X1 को अपने पास लैंड अनडिटरमाइंड यूज के लिए वी हैड लैंड, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई किया। फिर ये जमीन को, ये जो जमीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो क्लासीफाई करके रखा था, इस पे जून X1 को हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया। ये अपना पार्ट ए है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया। और यहाँ पे हम लोग हमारा खुद का बिजनेस करेंगे, तो हम लोग ने इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासीफाई किया। अच्छा, 31 मार्च तक काम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। अभी तक बिल्डिंग बनी नहीं है। बोलते हैं पार्ट बी में, बोलते हैं अगर तुमने इसको क्लासीफाई कर लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसकी कैरिंग अमाउंट बदलेगी क्या? तो हमारा आंसर था नो, कैरिंग अमाउंट विल नॉट चेंज। जो कैरिंग अमाउंट चल रही है वो कैरिंग अमाउंट पे हमने उसको जून में ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे जो भी अभी खर्चा लग रहा है ना, वो सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। फिर उसके बाद में बोलते हैं पार्ट सी ऑफ द आंसर, ये जो क्लासिफिकेशन बदल रहा है, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? देन अगेन आंसर इज नो, ओनली हेड्स आर चेंज। कोई मैंने मेथोडोलॉजी चेंज नहीं की है, खाली हेड चेंज किया मैंने, क्लासिफिकेशन चेंज किया, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज नहीं हो रहा है। सो खाली मैंने हेड चेंज किया। सो दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में खाली मैनेजमेंट इंटेंड कर रहा है कि वो बिल्डिंग बनाएगा, अभी तक काम चालू नहीं किया। नहीं चालू किया तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगा, क्योंकि इन दैट केस इट इज लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। चलो, मेयर इंटेंशन, मैनेजमेंट्स इंटेंशन टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर ओन पर्पस, ओन बिजनेस, डजंट चेंज द क्लासिफिकेशन, वो ट्रांसफर का केस नहीं बनता। चलो, सो हमारा हो गया, पूरा केस स्टडी सॉल्व हो गया। इसको लिख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखो। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी can be reclassified to owner occupied property An investment property can be reclassified to owner occupied property when there is any change in use of property. When there is any change in use of property. Investment property is reclassified
is reclassified to owner occupied property, is reclassified to owner occupied property, and the transfer will be made at carrying amount prevailing on the date of transfer. Transfer will be made at carrying amount. Transfer will be made at carrying amount prevailing on the date of transfer. प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. अब इसमें जो उन्होंने ABCD करके क्वेश्चंस रेज किए ना, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. बिलो दैट पॉइंट ए, सबसे पहला पॉइंट ए का आंसर. हाउ शुड लैंड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड ऑन 31st March X2? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफिस पर्पस के लिए है. सिंस X Limited commenced construction of office building since X Limited commenced construction of office building for its own use, the property will be reclassified from investment property to PPE, that is owner occupied property used for own business. Owner occupied property used for own business as on 31st March 2000 X2. ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, will there be any change in carrying amount? Answer was no. लिखो नो. There will be no change in carrying amount.
there will be no change. There will be no change in carrying amount of the property there will be no change in carrying amount of the property at the time of reclassification. At the time of reclassification, there will be no change in carrying amount at the time of reclassification from investment property to PPE. ये हो गया पार्ट बी. पार्ट सी, थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. Whether this change is a change in accounting policy, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. This change in classification is not change in accounting policy. कोई रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ चेंज मत कर देना, बिकॉज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ता. सो लिखोगे नो, लिखो नो द change in classification to or from investment property to PPE. पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल लो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी बोल लो. इज ड्यू टू चेंज इन यूज. Is due to change in use of property. Is due to change in use of property. No retrospective application. No retrospective application is required. No retrospective application is required. और प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई रीस्टेट नहीं करेंगे. एंड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स need not to be restated. लास्ट क्वेश्चन था कि मैनेजमेंट ने खाली अपना इंटेंट किया है कि वो खुद के बिजनेस के लिए यूज करेंगे बिल्डिंग बना के, लेकिन अभी तक कोई बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ है. नहीं शुरू हुआ है तो इट इज स्टिल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. खाली मैनेजमेंट का इंटेंशन सफिशिएंट नहीं है. सो एविडेंस ऑफ चेंज होना चाहिए, कुछ एविडेंस ऑफ चेंज होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना चाहिए. सो लिखो मेयर
management's intention. Mere management's intention for use of property for own business. Mere management's intention for use of property for own business does not provide any evidence of change. Does not provide any evidence of change. Does not provide any evidence of change. So mere management's intention for use of property for own business does not provide any evidence of change of use. Since X Limited has no plan to commence. Since X Limited has no plan to commence construction of office building, Since X Limited has no plan to commence construction of office building, during 2000 X1 X2, क्योंकि लास्ट वाले में बोला 31 मार्च X2 तक कोई उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ही नहीं किया. Since X Limited has no plan to commence construction of office building during 2000 X1 X2, the property should be continued to be classified as investment property as on 31st March X2. ये लो अपना केस स्टडी कंप्लीट है. दिस कंप्लीट्स अवर केस स्टडी सेकेंड पार्ट का. अरे इतना डिस्कशन करना था, इसलिए लास्ट लेक्चर में मैंने इसको स्टॉप कर दिया था कि टुवर्ड्स द एंड अच्छे क्वेश्चन है. इसके बाद वाला भी जो बच गया ना वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. तो एंड ऑफ द सेशन में ये ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन नहीं करेंगे. एंड आई टोल्ड यू स्टार्ट AFM लेक्चर्स. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे AFM लेक्चर्स चालू कर दो. यू बाय टेक एनी रिकॉर्डेड क्लास और AFM के लेक्चर शुरू कर दो. देख लो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था. This was part 1 of the question, or this is part 2 of the question. In fact, part 2 was a case study. ये पार्ट 2 तुम्हारा केस स्टडी है.
चलो डन. विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. एक ही अभी अपना बच गया है. ओनली वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग. विल कंप्लीट दैट क्वेश्चन ऑल्सो. सी टॉपिक का रिवीजन करते रहो, बिकॉज मैं तुमको पढ़ा सकता हूं, मैं तुमको सब्जेक्ट बहुत सिंप्लीफाइड वे में सिखा सकता हूं, मेरे नोट्स दे सकता हूं, लेकिन सिलेबस को याद रखना काम तुम्हारा. रिवीजन करके सिलेबस को याद रखने का काम तुम्हारा. नाउ अगेन इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आई हैव सीन इन सम ऑफ द आरटीपीज ऑल्सो. मैंने ये क्वेश्चन आरटीपीज में भी देखा हुआ है. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है, बट इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड वे में इसको सॉल्व किया है. तुमको बहुत अच्छे से आ जाएगा. लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. शौर्य लिमिटेड. शौर्य लिमिटेड. अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना शौर्य लिमिटेड का, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है. इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है. प्रॉब्लम को पढ़ते जाने का और इम्प्लीमेंट करते जाने का. कभी भी इंफॉर्मेशन ज्यादा है ना तो लास्ट में ये देख लिया करो उनको चाहिए क्या. ट्रीटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज टू बी गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. वो भी पढ़ने से पता चलेगा रिक्वायरमेंट क्या है इनके. लास्ट में नहीं दिया हुआ है. शौर्य लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग ए. शौर्य लिमिटेड के पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, which is specifically used for the purpose of earning rentals. तो ये बिल्डिंग ए अगर रेंटल्स के लिए यूज हो रहा है तो ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. कोई इससे डिनाई नहीं करेगा. एवरीवन विल एग्री विद दिस. द कंपनी हैज नॉट बीन यूजिंग बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटीज फॉर ओन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बिल्डिंग ए या उसका कोई भी पार्ट खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे. द कंपनी इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी टू सेल द बिल्डिंग इफ इट गेट्स रीजनेबल अमाउंट इन कंसिडरेशन. देख लो, करंटली रेंट कमा रहे और अगर एप्रिसिएशन मिले, अच्छा एप्रिसिएशन मिले तो बेच भी सकते हैं. तो कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है. तो बिल्डिंग ए एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ. और इंडियस 40 में बोला हुआ है, इंडियस 40 में बोला हुआ है ये दोनों में से कोई भी एक दिख जाए या दोनों ही दिख जाए तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. नाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू बिल्डिंग ए फॉर 31 मार्च X2. 31 मार्च X2 को बिल्डिंग ए की इंफॉर्मेशन है. क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्डिंग ए वॉज इनिशियली परचेज्ड एट कॉस्ट ऑफ 10 करोड़. 10 करोड़ के कॉस्ट पे परचेज किया था. एट that time the useful life of the building was 20 years, out of which 5 years have been expired. On 1st April X1 हमको इंफॉर्मेशन कौन से डेट की दे रखी है? हमको इंफॉर्मेशन कौन से डेट की दे रखी है? डेट तो अभी तक यही है. 1st April X1 तक 5 साल जा चुके हैं. द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. सो 10 करोड़ का कॉस्ट है, 5 years gone, 5 साल जा चुके हैं आउट ऑफ 20 years. कौन से डेट तक? 1st April X1 तक. फिर उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग बी with a purpose to hold it for capital appreciation. तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बी. द प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड ऑन 1st April X1. सो 1st April X1 को एक नया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज किया है. और कितने में परचेज किया है? 2 करोड़ में.
परचेज फॉर 2 crores और लाइफ है 40 years, तो इसका तो डेप्रिसिएशन अभी चालू होएगा, ये तो 5 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। फिर एज यूजुअल द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 2 प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ए, दूसरी प्रॉपर्टी बी। पहले वाले में 20 साल में से 5 साल जा चुका है, 20 साल में से 5 साल जा चुका है। और दूसरी वाली तो अभी खरीदी है। फर्दर ड्यूरिंग द year 2000 X1 X2 company earned and incurred the following direct operating expenditure relating to building A and B। बिल्डिंग ए एंड बी से इनकम कमाई, तो इनकम तो पीएनएल में जाएगी। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग ए 75 lakhs, रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग बी 25 lakhs, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फीस एंड टैक्सेस। अरे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, फीस एंड टैक्सेस है, ये फीस एंड टैक्सेस को तो साइड में, फीस एंड टैक्सेस है ना, इनको बोलते हैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस नंबर 1, उसके बाद में फीस एंड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट 2.5 lakhs, repairs and maintenance 1.5 lakhs, legal expenses 2 lakhs and commission and brokerage 1 lakh। अरे ये सारे के सारे पीएनएल स्टेटमेंट में जाएंगे, सारे के सारे पीएनएल स्टेटमेंट में। फिर आगे, company does not have any restrictions and contractual obligations against property A and B। उन्होंने कोई लोन के सामने मॉर्गेज वगैरह नहीं रखा हुआ है। For complying with requirements of Ind AS, the management has taken help out an independent report। एक independent report लिया है from specialist to ascertain the fair value of building A and B। The independent valuer has valued the fair value of property as per valuation model recommended by Valuation Standards Committee। Fair value has been computed by the method by streamlining the present value of future cash flows, namely discounted cash flow method। सो उन्होंने उसकी फेयर वैल्यू भी निकाली है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, और वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने जो फेयर वैल्यू निकाली है ना, वो एज पर रिकमेंडेड इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही निकाली है। उन्होंने फ्यूचर में उससे जो भी इनकम आने वाली है प्रॉपर्टी से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। जो भी उनकी लाइफ है उसमें जो कैश इनफ्लोज आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। प्रेजेंट वैल्यू भी फेयर वैल्यू होती है। आज अगर मेरे को प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकालनी है ना, तो फ्यूचर में उसके लाइफ में वो जितना कैश इनफ्लोज देगा ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल मार दो। वो जो हायर परचेज की भाषा में कैश प्राइस का टोटल वही फेयर वैल्यू ऑफ एसेट होता है। तो वो तरीके से फेयर वैल्यू निकाला है। द एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट। अभी फेयर वैल्यू निकालने के लिए ना, फेयर वैल्यू निकालने के लिए दोनों प्रॉपर्टी से कितना रेंट मिलेगा वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो रेंट क्या प्रेजेंट वैल्यू ही प्रॉपर्टी ए से, सपोज अभी प्रॉपर्टी ए के 15 साल बाकी है, तो 15 साल में हर साल क्या रेंट मिलेगा, इसमें से इंटरेस्ट हटा देंगे। इंटरेस्ट हटा के जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी वो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है फेयर वैल्यू। तो ये रेंट कैसे मिलेगा, ये रेंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा ना, आने वाले सालों में रेंट कैसे होएगा। प्रेजेंट वैल्यू तो इंटरेस्ट रेट से निकालेंगे, लेकिन फ्यूचर का रेंट एस्टिमेट करते हैं। तो द एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट फॉर द पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 50 to 60 पर स्क्वायर फीट। सो एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट, रेंट पर स्क्वायर फीट 50 से 60 रुपया होगा।
and it is further expected to grow at the rate of 10% per annum for each 3 years. हर 3 साल के बाद for every 3 years, after every 3 years इसको 10% बढ़ाते चलेंगे. 55 to 66 हो जाएगा. So 10% बढ़ाते जाएंगे. एंड वेटेड डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटिंग रेट जो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं वो 12 to 13% ले रहे हैं. सो वैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है. एज्यूमिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड मेथड मेजर्ड इज 10.5 crores. Assume that fair value of the property is based on the discounted method is this, and the treatment of fair value is to be given in financial statement as per the requirement of Indian standards. As per requirement of Indian standard ये नोट्स में जाएगा, ये नोट्स में जाएगा. ये लो कंप्लीट केस स्टडी आ गया. What would be the treatment of building A and B in the balance sheet of Shaurya Limited? बैलेंस शीट में तो अपने को कॉस्ट माइनस आज तक का डिप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना पड़ेगा. प्रोवाइड डिटेल डिस्क्लोजर एंड कंप्यूटेशन इन लाइंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ट्रीट एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए सेपरेट नोट और शेड्यूल ऑफ गिवन एसेट्स इन द बैलेंस शीट. इन शॉर्ट उनको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन चाहिए. ये मेरे को समझ में आया. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और काफी डिटेल में हमने पढ़ लिया है. सो पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखो लिखो, समझाने का काम हो गया. अभी जरा लिखने का काम करते हैं. This is which question number? This is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5. मैं डिटेल पूरा कंप्लीट डिटेल प्रॉब्लम दे रहा हूं. ये राइट डाउन. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी investment property is held to earn rentals or capital appreciation or both. Investment property is held to earn rentals or capital appreciation or both. और इंडियाज 40 के हिसाब से इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट पे और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में भी कॉस्ट मॉडल ही रखा जाएगा. इंडियाज 40, हाँ इंडियाज 40 shall be applied India's 40 shall be applied for its recognition. India's 40 shall be applied for its recognition. Recognition के बाद में ईयर टू ईयर बैलेंस शीट में शो करने के लिए आता है मेजरमेंट. For its recognition, measurement and for disclosure. And for disclosure. हाँ इनिशियल रिकॉग्निशन और मेजरमेंट दोनों कॉस्ट पे होगा. An investment property shall be measured
initially at cost. Shall be measured initially at cost and after initial recognition and after initial recognition it will be measured at cost model as per Ind AS 60. As per Ind AS 60. That is cost minus depreciation minus impairment loss, if any. सो पहले बैलेंस शीट में उनको चाहिए इंडियाज बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे. सो करंट ईयर के एंड में 31 मार्च X2. सो पहला एक बैकग्राउंड दे दिया, उसके बाद में द मेजरमेंट. The measurement and disclosure of investment property. The measurement and disclosure of investment property as per Ind AS 40. As per Ind AS 40 in the balance sheet. As per Ind AS 40 in the balance sheet. Would be as under. मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ए एंड बी, उनका कॉस्ट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. इन्वेस्टमेंट investment property at cost A and B less accumulated depreciation, that is known as provision for depreciation, also known as accumulated depreciation. Accumulated depreciation of property A एंड प्रॉपर्टी बी, और वो माइनस होने के बाद हमको मिल जाएगा कैरिंग अमाउंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम में कहीं पे भी कोई इम्पेयरमेंट लॉस तो दिया हुआ नहीं है. सो अपने बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई. पहली वाली प्रॉपर्टी 10 करोड़ की थी, दूसरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी. पहली वाली प्रॉपर्टी में 5 साल जा चुका था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बाकी है. सो पहली वाली प्रॉपर्टी थी 10 करोड़ की.
10 करोड़। सेकेंड प्रॉपर्टी है 2 करोड़। हाँ, पहली प्रॉपर्टी का 5 साल जा चुका था 20 साल में से, टोटल लाइफ 20 साल थी। ये रहा 10 करोड़। 5 साल जा चुका है 20 साल में से 1 अप्रैल X1 को, तो हम लोग तो 31 मार्च X2 तक जाएंगे। ऊपर चाहिए तो लिख दो, बैलेंस शीट वुड बी एज अंडर एज ऑन 31 मार्च X2। डेप्रिसिएशन 10 करोड़ डिवाइड बाय 20 ईयर्स, डिवाइड बाय 20 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स। सो पहले 5 साल का 10 डिवाइड बाय 20, 0.5 तो 1 साल का, इंटू 5 करेंगे तो 2.5। तो 1 अप्रैल 2000 X1 तक 2.5 डेप्रीशिएट हो गया था, और करंट ईयर का अप्रैल से लेके मार्च तक 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। रुपीज इन करोड़ है। सो 3 करोड़ का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लो। ये लो 3 करोड़ का डेप्रीसिएशन। और सेकेंड बिल्डिंग बी जो है ना, वो 40 साल की उसकी लाइफ है। बिल्डिंग बी 2 करोड़ की है, 40 साल की लाइफ, और अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, पहले तो कुछ था ही नहीं। पुराना तो कुछ है ही नहीं। सो 2 करोड़ और लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। सो डेप्रिसिएशन सिर्फ 5 लाख का। $5 लाख का। सो 3 करोड़ 5 lakhs। 3 crore 5 lakhs. Carrying amount as on 31st March X2. 12 crores minus 3 crore 5 lakhs. 8 crore 95 lakhs. एट करोड़ 95 लैक्स। ये तो हो गया बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चा लगा वो सब पीएनएल में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। राइट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Statement of profit and loss. Statement of profit or loss.
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखो दोनों की रेंटल इनकम है और ये सारे के सारे डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है और एक डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ये सारे के सारे डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये रेंटल इनकम्स, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक डेप्रीसिएशन बस। सो लिखो रेंटल इनकम, रेंटल इनकम है 75 lakhs और 25 lakhs। $75 plus 25, that comes to 1 crore। $1 crore। Less direct operating expenses। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये सारे के सारे लिखते चलो। 5 plus 1 plus 2.5, 1.5 plus 2 plus 1, so 5 plus 1 6, 6 plus 2.5 is 8.5, 8.5 9 and 10, 10 plus 3 13, 13 lakhs is the cost। So ये हो गया प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिफोर डेप्रिसिएशन। So 87 lakhs। और फिर लिख दो लेस डेप्रीसिएशन। ऊपर करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है 0.5 और ये 5 lakhs का मतलब है 0.5 हो जाएगा रुपीज इन। ऊपर क्रोर्स था ना और कुछ नहीं। लेस डेप्रीसिएशन, $0.0, that is nothing but ये 50 lakhs हो गया। $55 lakhs, $55 ये लो P&L स्टेटमेंट भी बन गया। This is P&L statement. Get the balance. $87 में से 55 निकाल लो। कैलकुलेटर लेके बैठा करो। कैलकुलेटर लेके बैठा करो। 32 lakhs प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
ये लो, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है वो लिख दिया, उसके बाद बैलेंस शीट पीएनएल स्टेटमेंट बना लिया। अब डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, बिकॉज नोट्स टू अकाउंट जो है ना, नोट्स टू अकाउंट्स में अपने को वैल्यूएशन का डिटेल्स देना पड़ेगा कि वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने किया है, जिसने इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो किया है, और दोनों प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन आया है वो 10.5 करोड़ है, और वैल्यूएशन के लिए उसने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज किया है। रेंट को 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट रखा है, और हर 3 साल में 10% का इंक्रीमेंट है। डिस्काउंटिंग रेट 12 से 13% है। ये मेरा सॉल्यूशन तुमको समझ में आएगा। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आईसीआई का है ना, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सो साथ में नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर नोट, disclosure note on investment property. Acquired by entity. सबसे पहला नंबर 1, वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने किया है, जो कि स्पेशलिस्ट है अपने फील्ड में, और उसने जो मॉडल फॉलो किया वो इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी जो अप्रूव करती है वो मॉडल फॉलो किया। सो लिखोगे द वैल्यूएशन तुम चाहिए तो मेरा सॉल्यूशन और आईसीआई का सॉल्यूशन मैच करके देख लेना। ये तुमको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देता है कितना स्ट्रक्चर्ड वे में है, एकदम क्लैरिटी से। ये तुमको आईसीआई का सॉल्यूशंस में मिल जाएगा। द वैल्यूएशन इज performed by independent valuer who is specialist in valuing investment property. A valuation model as recommended by International Valuation Standard Committee, International Valuation Standard Committee as recommended by International Valuation Standard Committee has been applied. सो एक्सपर्ट ने किया है जो स्पेशलिस्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में, और जो वैल्यूएशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, हम लोग ने उसी का एक मॉडल अप्लाई किया है। और हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग ए एंड बी, और जिनका 10.5 करोड़ की वैल्यूएशन दे रखी है। You can see here 10.5 crores. So point number 2, the investment property
The investment property consists of building A and B. Investment property consists of building A and B as on 31st March X2, and the fair value of this investment property is rupees 10.5 crores. और ये फेयर वैल्यू कैसे निकाला है? उसके लिए इंफॉर्मेशन ये है, फेयर वैल्यू के लिए रेंट लिया है 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें हर 3 साल में इंक्रीमेंट है, और इंटरेस्ट का रेट है 12 to 13%. ये ग्रोथ रेट है. और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड फॉलो किया है. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, और इसमें कैश इनफ्लो के लिए जो रेंट लेना है 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें हर 3 साल में 10% का इंक्रीमेंट, और डिस्काउंटिंग करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट. इनको बोलते हैं वैल्यूएशन टेक्निक्स. वी कॉल दिस एज वैल्यूएशन टेक्निक्स. लिखो पॉइंट नंबर 3. Valuation techniques. Regarding valuation techniques, सबसे पहला वैल्यूएशन मेथड. वैल्यूएशन मेथड डिस्काउंटेड कैश फ्लो. Discounted cash flow method. Discounted cash flow method. Valuation method is discounted cash flow method. Valuation method. Discounted cash flow method. Rentals estimated at rentals estimated at rupees 50 to rupees 60 per square feet. Rentals growth per annum. Per annum 10% every 3 years. पर एनएम ही बोला है क्या उन्होंने? हाँ, पर एनम फॉर ईच 3 years. बराबर लिखा. एंड द लास्ट इज डिस्काउंटिंग रेट. Discounting rate for fair value. %12 to 13%. 12% से
13%, ये डिस्काउंटिंग रेट है. दिस इज द डिस्काउंटिंग रेट. चलो डन. सो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन आई कैन गिव. आई कुड हैव गिवन द बेस्ट जो मैं दे सकता हूं, मैंने दे दिया तुम लोगों को. एंड आई टेक दिस स्टैंडर्ड एज कंप्लीट. अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है ना, मेरा कवरेज यही होता है. क्लास टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस, वो कंप्लीट होने के बाद में एक कंप्लीट रिवीजन लेक्चर, सेल्फ स्टडी क्वेश्चन जो मेरे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है मॉड्यूल में, और वो कंप्लीट होने के बाद में आई ओपन योर आईसीआई स्टडी मटेरियल, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन. दिस इज व्हाट इज माय कवरेज. ये मेरा कवरेज है. हाँ, वो इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस है ना, वो मोस्टली कवर्ड ही होते हैं. अगर इन केस कोई इलस्ट्रेशन में नया इलस्ट्रेशन आ गया तुमको रिफर करते समय, तो लेट मी नो, वो मैं करवा दूंगा. और अदरवाइज वो मैनेजेबल होगा तो कर लेने का, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है. एवरीथिंग इज कवर्ड. अगर मैं इलस्ट्रेशंस बताऊंगा तो मोर और लेस सारे इलस्ट्रेशंस कवर्ड ही है. मोर और लेस सारे इलस्ट्रेशंस अपने कवर्ड है. एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लो जरा क्या है. जस्ट गो थ्रू दिस इलस्ट्रेशन क्विकली. Moon Limited purchased a building on 1st April for 10 million. The building was used as a factory by Moon Limited and measured under cost model. The expected useful life of the building is estimated to be 10 years. Due to decline in demand of the product, company does not need the factory anymore and rented out the building to third party on 1st April. On this date, the fair value of the building is 8 million. The Moon Limited uses cost model for accounting. I think we have done this question. हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है. जरा चेक करके बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर है. सो मून लिमिटेड के पास बिल्डिंग थी 10 मिलियन की, लाइफ थी 10 इयर्स, जिसमें हम लोग ने इसको यूज कर लिया है 4 साल. तो इसमें से निकल गया 4 मिलियन, 6 मिलियन इसकी वैल्यू बची हुई है. ट्रांसफर होएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 6 मिलियंस पे. अगर 8 मिलियंस दिखाना है तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे. जस्ट लेट मी नो द क्वेश्चन नंबर. चेक द क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 वहीं पे होगा. हाँ, क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 18. सो इलस्ट्रेशन मोर और लेस वी हैव कवर्ड दिस इलस्ट्रेशंस. इसलिए मैं अभी इलस्ट्रेशंस के तरफ जाता नहीं हूं. अगर इन केस तुमको कोई इलस्ट्रेशन ऐसा मिल जाए जो मैंने कवर नहीं किया है और तुमसे मैनेज नहीं हो रहा है, ये एग्जाम्पल्स भी करवाया मैंने. ये वाला एक्सचेंज ऑफ एसेट का एग्जाम्पल भी करवाया. सो अगर तुमसे मैनेज नहीं हो रहा है कभी कुछ, अभी तो इमीडिएटली मेरा नोट्स ही करना है, मेरा नोट्स बार बार करते जाना है. अभी कोई मॉड्यूल उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में जब भी तुम लोग देखते हो ना, तो मॉड्यूल को एक बार टॉपिक थरो हो जाए, उसके बाद में एक बार मॉड्यूल में खाली क्वेश्चन आंसर देखना. मॉड्यूल का थियरी रीड करने को मत बैठ जाना. अगर मॉड्यूल का ही तुमको रीडिंग करना है तो फिर क्लास क्यों ज्वाइन किया. हो गया, सब करवा दिया मैंने. वहां से रीड करने को मत बैठ जाना. तुम लोगों को ये सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा.
सीधा क्वेश्चन आंसर्स करने का, जो भी उनके एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशन है, वो करो और इलस्ट्रेशन तुम्हारे राइट आने चालू हो जाएंगे जो मैंने करवाया। ये पढ़ने का तरीका यही होता है। मेरे नोट्स रेफर करो, मेरे नोट्स में तुम्हारे इलस्ट्रेशन सारे कवर हो गए। टेस्ट योर नॉलेज मैंने ओपन करके कवर कर दिया। अपने क्लास के और एक्स्ट्रा मैंने सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर दिए, रिवीजन लेक्चर्स दे दिया। यू कैन डिपेंड ओनली ऑन माय नोट्स। कभी कोई कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मेरे को वो सेम रहेगा तो फिर मैं रेफर कर दूंगा कि रेफर दिस क्वेश्चन। कई बार क्या है, तुम लोग मेहनत तो करते नहीं हो, ऐसा रीड करो, नहीं समझ में आया, मेरे को फोटो निकाल के भेज दिया, देन आई डोंट रिप्लाई। फिर मैं सीधा बोलता हूँ रिफर दिस क्वेश्चन। मेहनत तुमको करनी है, मेहनत तुमसे करवाऊंगा मैं। रिफर दिस क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, समझ जाएगा। सो अगर तुम्हारा थरो प्रिपरेशन है तो तुमको कुछ भी ऐसा नहीं है ये टॉपिक में अब जो नहीं समझ में आएगा। मेरे तरफ से मैंने ये टॉपिक पूरा का पूरा समझा दिया। आई हैव डन दिस। मैं पूरा टॉपिक तुमको करवा चुका हूं ये वाला। सो अब ये टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा ऐसा कि जो तुमको नहीं समझ में आए। सो मेरे तरफ से सब कुछ डन है, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम माई साइड। तुम इलस्ट्रेशन देखोगे ना, इलस्ट्रेशन देखोगे तो सारे के सारे वही इलस्ट्रेशन है। मैंने क्लास टेक्स्ट बुक में कवर कर लिया, ये सारा का सारा इलस्ट्रेशन देख लो। ये मैंने शुरू में दिया था कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 1 साल के बाद पेमेंट करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख है, तो ये एक्स्ट्रा 20 लाख है, ये इंटरेस्ट का है। आज भी खरीदो तो कॉस्ट यही है, फ्यूचर डेट में भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट यही है। फ्यूचर डेट में भी यही कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। सो दिस इज ऑल्सो डन। ये प्लानिंग परमिशन 7 lakhs कंस्ट्रक्शन, ये शुरू के पहले स्टार्ट के क्वेश्चन है, इनिशियल रिकॉग्निशन के क्वेश्चन है। सो ये वाला क्वेश्चन भी कवर किया है। ये क्या है, नानावटी लिमिटेड, नेत्रावती लिमिटेड परचेज द कमर्शियल ऑफिस स्पेस एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन ग्लोबल ट्रेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर 5 crores. However, for purchasing the same, company has to obtain membership of the global center association by paying 6,25,000. अगर मेंबर बनेंगे ना तो ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो मेंबरशिप कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज ये मेंबरशिप बनने पे ही प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो इसको एक्विजिशन कॉस्ट मानेंगे। एंड दिस इज वन टाइम ज्वाइनिंग फीस। Netravati Limited wants to write off one-time joining fees as an expense under membership subscription charges और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 5 करोड़ पे रखना चाहता है और 625 को PNL में ट्रांसफर करना चाहता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अलाउड। अगर मेंबर बनोगे तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तो ये मेंबरशिप हमने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ली है, तो दिस इज एक्विजिशन कॉस्ट, दिस इज रॉन्ग। दे वांट यू टू कमेंट। अरे कमेंट यही है, प्रॉपर्टी 5 करोड़ 6,25,000 की, 5 करोड़ 6,25,000 की प्रॉपर्टी। सो देख लो क्या बोला हुआ है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंडियाज 40 कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेज ऑफ परचेज प्राइस एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर। सो परचेज प्राइस के साथ एनी एक्विजिशन कॉस्ट को अपने को ऐड करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ज्वाइनिंग फीस ऑफ 6,25,000 शुड बी एडेड टू परचेज प्राइस, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी मेजर्ड एट 5 crore 6,25,000. राइटिंग ऑफ amount of 6,25,000 to PNL will not be appropriate. ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसमें एक और बोला है, अगर ये हमारे बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो, अगर बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर क्या था, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था 5 crore 6,25,000 का। अगर बिजनेस के लिए यूज करोगे तो यही अमाउंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हो जाएगा। अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए यूज करोगे तो अमाउंट यही रहने वाला है, खाली क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासीफाई होएगा। इफ प्रॉपर्टी इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बट रादर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हेंस इंडिया 16 विल बी एप्लीकेबल। Even under India 16, all direct costs relating to acquisition of assets should be added to purchase price. Hence, cost of
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जगह पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर इंडिया 16 वुड बी 5,06,25,000। ये तो मैंने तुमको रिफर करवा दिया, मैं रिफर नहीं भी करवाता तो ये प्रॉब्लम में तुमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। दिस वॉज इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 के बाद इलस्ट्रेशन 1 ये किया हम लोग ने। कैरिंग अमाउंट, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 50 lakhs था। जो कैरिंग अमाउंट हमने निकाला 1 लाख रुपया निकाल दिया, 5 लाख रुपए का नया सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में किया है 54 lakhs। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने करके रखा। So I have covered everything. In fact, I have taken care that your entire module is covered and all concepts are covered, and you should be master in this particular topic. In fact, in every topic which I am going to cover. So अब कुछ नहीं बचा मेरा, बस नोट्स फॉलो करो, एवरीथिंग इज डन। ये लो मैंने तुम्हारे लिए ये वाला भी मैंने तुमको रिफर करवाया, अपने क्लास के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 करके था। तो अब तो तुमको ये वाले स्टैंडर्ड में नथिंग इज टू बी डन, रिफर ओनली क्लास नोट्स। मैं लिखवाई देता हूं, रिफर ओनली क्लास नोट्स। ICI मॉड्यूल फुल्ली कवर्ड, ICI मॉड्यूल फुल्ली कवर्ड। अभी तुमको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस तुमको खाली क्लास का नोट्स फॉलो करना है। सो पूरा का पूरा कवरेज अपना हो चुका है। वी हैव डन द एंटायर कवरेज। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। सो आई टेक द टॉपिक एज कंप्लीट। विद दिस आई टेक द टॉपिक एज कंप्लीट। मेरे तरफ से टॉपिक डन है।